कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम, अर्थात या तो कार्य की सिद्ध करूंगा या देह का परित्याग करूंगा। इस सूक्त के सजीव उदाहरण के रूप में प्रत्यक्ष रूप से हम सबके समक्ष उपस्थित हैं आदरणीय दिनेश शरण चौधरी जी। आपने आरएएस 2018 परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर 516वीं रैंक अर्जित की है। हृदय की गहराइयों से आपको हम सब शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और आज हमारे इस मंच पर आपका स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। प्रणाम सर। बहुत 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 धन्यवाद आपका। जी सर, आपकी आज्ञा हो तो साक्षात्कार को प्रारंभ किया जाए। जी बिल्कुल। जी सर। सर, मेरा प्रथम प्रश्न बहुत ही मूलभूत धरातलीय है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिवार अभिन्न अंग होता है जीवन का और पारिवारिक परिवेश जी व्यक्तित्व निर्माण में कार्य करता है और उसके पश्चात हम कार्य सिद्धि पर जाते हैं। तो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से रहा जिसके कारण से आप सफलता के शिखर पर पहुंच सके हैं? जी। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय किसान परिवार का एक सदस्य हूँ। मेरे पिताजी जो पीएचडी में जॉब करते थे, उनका निधन हो गया था 2006 में। उसके पश्चात जो माताजी है उनकी अनुकंपा के तहत उनकी सर्विसेज लगी थी और कृषि का काम भी हम साथ-साथ करते हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो सर यही है। जी, धन्यवाद सर। सर, जैसा हम सब जानते हैं कि शिक्षा जीवन आधार होता है, जिसके पश्चात जीवन उत्थान होता है और फिर सफलता मिलती है। तो आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या थी जिससे आप यह सफलता प्राप्त कर सके हैं? जी। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो मेरे गाँव में हुई। 11वीं कक्षा तक मैंने गाँव में ही पढ़ाई करी, उसके पश्चात मैंने 12th में कुचामन सिटी नागौर में जो राजस्थान में एक एजुकेशन हब के रूप में, तो मैंने वहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की। ग्रेजुएशन में मैंने कुचामन में ही टैगोर कॉलेज है, वहीं से ही मैंने एजुकेशन करी और उसके पश्चात जब सिविल सेवा की तैयारी करने का टाइम था, तो उस दौरान मैं जयपुर में रह के मैंने तैयारी करी। जी, धन्यवाद सर। सर, सफलताएँ अनेक बधाइयों के साथ प्रकट होती हैं, जैसा कि आपने अपने संदर्भ में भी देखा होगा। आप जब चयनित हुए तो आपको बधाई के पश्चात आपको किस प्रकार से कैसा लग रहा था और आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ थीं? यह सब हम जानना चाहेंगे। जी। जैसे ही रिज़ल्ट आया था आरपीएससी का रिज़ल्ट हमारा आया था 13 जुलाई को रात को करीब-करीब साढ़े 10 बजे के आस-पास आया था। तो हम वेट ही कर रहे थे कि रिज़ल्ट आने वाला है क्योंकि जिस दिन इंटरव्यू पूरे होते हैं, उसी रात को रिज़ल्ट आता है। तो एक बेसब्री से वेट कर रहे थे और लोग भी वेट कर रहे थे जो जानने-पहचानने वाले थे कि भई अपने जो परिचित है उन्होंने इंटरव्यू दे रखा है। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया, तो उसके 5 मिनट के भीतर इतने कॉल आने लगे, इतने कॉल आने लगे, सभी बधाइयाँ दे रहे थे कि आपको बहुत-बहुत बधाई और गाँव से घर से मामा जी का सब जगह से कॉल आ रहे थे और सब बहुत खुश थे। उसके बाद में जब मैं अगले दिन जब यहाँ जयपुर ही था, अगले दिन जब मैं गाँव गया तो वहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम रखा जो मुझे इतना बढ़िया लगा। वहाँ पे लोगों ने डीजे मँगवाया और घोड़ी पे मुझे बिठा के मेरा स्वागत कराया। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल था। जी, धन्यवाद सर। सर, इस सफलता में अनेकों लोगों का योगदान रहा होगा क्योंकि बिना योगदान के कोई सफलता संभव नहीं हो सकती है। तो आपके आज इस शिखर शिखर तक पहुँचने में किसका मुख्य रूप से योगदान रहा है? जी। सबसे पहला मेरा मैं योगदान मानूँगा मेरी माताजी और मेरी दादी जी का। क्योंकि उन्होंने हमेशा ही जो हम भाई और बहन हैं, जो पूरी की पूरी सैलरी आती है वो हमारी पढ़ाई पे उन्होंने खर्च करी। ऐसा बहुत कम होता है ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों में कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनको पढ़ाते हैं। उनको लगता है कि ये पैसों का वेस्टेज है। मुझे ये लगता है कि मेरी माताजी और दादी जी ने ये समझा कि ये वेस्टेज नहीं है, इट इज़ इन्वेस्ट और उस इन्वेस्ट को मैंने यूज़ करा और मैंने अच्छे से पढ़ाई की। उसके अलावा मेरे मामा जी हैं, उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन करा। उसके पश्चात जो ग्रेजुएशन में मेरे अध्यापक थे भूमाराम जी, उन्होंने मुझे सिविल सेवाओं के बारे में बताया और मैंने उसी के पश्चात मैंने तैयारी शुरू करी। उसके बाद में जब मैं जयपुर आया तो यहाँ पे मैंने कोचिंग जॉइन करी थी स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी। तो यहाँ के टीचरों के सानिध्य में मैंने अच्छे से तैयारी करी, टेस्ट सीरीज़ दी, मॉक इंटरव्यूज़ दिए। उसका मुझे फ़ायदा मिला और मैं इस मुकाम तक पहुँचा। और कोचिंग में मेरे जो साथी थे, जिनका नाम लेना चाहूँगा पृथ्वीराज जी परमार है, शुभम नागर है, सूरज जी परमार है और भी कई साथी थे। तो हम दो सब साथ में पढ़ते थे, उसकी वजह से आज सफलता प्राप्त हुई है, ये ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि संगति अगर अच्छी होती है, तो आपका जो एम है और आपका जो माइंडसेट है, वो उसी तरह का बना रहता है।
जी सर। सर आपने यहाँ पर संगत की चर्चा की। सर मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे कि हम देखते हैं कि औसत विद्यार्थियों को सिविल सेवा चयन में बहुत वर्ष लग जाते हैं, परंतु आपने अल्पमायु में ही यह कीर्तिमान रचा सर। तो सर आपके यह कब माइंडसेट हुआ कि आप फोकस्ड रूप से सिविल सेवा की पढ़ाई करेंगे और आपको कब लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए? ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस पृष्ठभूमि का छात्र हूँ, जहाँ पे मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे किसी भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नहीं जानता और न मुझे खुद पता था कि राजस्थान में आरएएस जैसी कोई सर्विसेज होती है। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ पे सर ने मुझे बताया कि बेटा दिनेश, इस प्रकार की जो सर्विसेज होती है, आपको उनकी तैयारी करनी चाहिए, आप में वो एबिलिटी है। आप वो कर सकते हो। उसके पश्चात मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू करी और फिर आगे बढ़ा मैं। वास्तविकता ये है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज था नहीं, लेकिन मेरा ये था कि जब मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो डेडिकेशन, हार्ड वर्क और जो कंटिन्यूटी है, उसको मैंने बनाए रखा और उसका मुझे फ़ायदा अंतिम चयन के रूप में मिला। सर जैसा कि आपने प्रिपरेशन के संदर्भ में बताया कि आपने डेडिकेशन, हार्ड वर्क आदि चीजें की, तो इसके साथ-साथ सर जी। हम यह भी जानना चाहेंगे कि इस हार्ड वर्क, डेडिकेशन को किस प्रकार से, क्या स्ट्रेटेजी के साथ और किस बुक लिस्ट के साथ आपने फॉलो किया जिससे यह मुकाम आपको हासिल हुआ? जी। हमें किस तरह की बुक लिस्ट फ़ॉलो करनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी चाहिए, ये बेस्ड होगा अपने एग्ज़ाम के पैटर्न पे। अगर मैं स्पेसिफिक आरएएस की बात करूँ, तो इसमें पहले होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमें ये करना होता है कि इसको एकदम क्वालीफाई करना होता है। इसको इसके जो मार्क्स है, वो अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते, क्वालीफाई होता है। तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि इसमें जो कोर पोर्शन है, जो मेंस में भी आता है और प्रीलिम्स में भी आता है, वो ज़्यादा तैयार करना चाहिए। और जैसे मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमी है। इनका इंडिया का पोर्शन और राजस्थान का पोर्शन, उनको अच्छे से तैयार कीजिए। उसके साथ-साथ करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कीजिए। प्रीलिम्स है वो ईज़ी वे में निकल जाता है, आज तक का जो पैटर्न रहा है। उसके पश्चात तो प्रीलिम्स आपका जब क्वालीफाई हो जाए, तो मेंस की प्रोसेस शुरू होती है। मेंस में 4 पेपर होते हैं यहाँ और चारों पेपर जनरल है, सभी के लिए होते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल का किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होता। सभी बच्चों को सभी पेपर्स देने होते हैं। तो चारों पेपरों में करीब-करीब 15 से 16 सब्जेक्ट हैं। तो उनके लिए स्ट्रैटेजी इस तरह से होती है, यहाँ पे एक चौथा पेपर होता है जो हिंदी और इंग्लिश का होता है। तो जो सिविल सेवा के प्रतिभागी होते हैं, उनको सबको पता रहता है कि इस पेपर को अच्छा करना है। इसमें अगर हमारा स्कोर अच्छा रहता है, तो हमारी रैंक है वो अच्छी होगी। उसके अलावा सेकंड पेपर होता है, उसमें ज्योग्राफी है, साइंस है और एथिक्स है। उसको भी अच्छा करना चाहिए ताकि अच्छी रैंक आ सके। उसके अलावा जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं हमारे जैसे लॉ है, स्पोर्ट्स एंड योगा है, मैनेजमेंट है, ऑडिट है और साइकोलॉजी है, उनको अच्छे से अपन को तैयार करना चाहिए क्योंकि जो 20 नंबर के पेपर होते हैं, उनमें मटेरियल कम होता है और कम मटेरियल के साथ हमें अगर उनको पढ़ते हैं, तो कम टाइम लगता है, तो कम टाइम में अगर अपन ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें, ऐसे सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। यही स्ट्रैटेजी रहती है। बुक लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक अपन पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में और जो एंशिएंट और जो मिडाइवल हिस्ट्री है, इसका मेंस में केवल जो आर्क अ, आर्क आर्क आर्किटेक्चर का जो पोर्शन आता है, वो अपन नितिन सिंघानिया की बुक आती है, या तो उससे कर सकते हैं या फिर अगर दृष्टि की जो क्विक बुक आती है, उससे अपन कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि राजस्थान में वन स्टॉप सॉल्यूशन नाम से बुक आती है, उसको अपन फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो इकोनॉमिक रिव्यू करंट अफेयर्स है, उस पे फोकस करना चाहिए। और अपने एथिक्स है, एथिक्स में मैंने पतंजलि के धर्मेंद्र सर हैं, उनके नोट्स पढ़े थे और ज्योग्राफी में महेश वर्णवाल की बुक आती है और जो साइंस है और साइंस टेक्नोलॉजी है, इसमें जो यूनिक यूनिक पब्लिकेशन की गाइड आती है, उसको मैंने फॉलो किया था। और उसके अलावा जो थर्ड पेपर है, उसमें है पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक है, उसको मैंने फॉलो किया था और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें राजस्थान बोर्ड की 2 किताब आती है 11th-12th की, उसको मैंने फॉलो किया था। और आईआर के लिए आपको जो विज़न की मंथली मैगज़ीन आती है, आईआर का जो पोर्शन आता है, उसको देखते रहिए और थोड़ा बहुत जो बेसिक है आपका, वो तैयार करते रहिए। हिंदी के लिए हमारे यहाँ राघव प्रकाश की बुक चलती है
और इंग्लिश के लिए केडी कैंपस की जो नीतू सिंह की बुक है, वो मैंने उसको फॉलो किया था। जी, धन्यवाद सर। सर, जैसा कि आपने अभी बताया अनेक मटेरियलों के विषय में और बुक लिस्ट के संदर्भ में, तो सर इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है कि आज के जी, समय में हम देखते हैं कि विद्यार्थियों में अनेक प्रकार की दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं, जो स्कूल और कॉलेज में आज पढ़ रहे हैं। वो आज देखते हैं कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से अनेक संस्थाएँ और शंकाएँ उनमें उनके मध्य उपस्थित हैं, जैसे कि कब तैयारी शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या पढ़ें, कोचिंग जॉइन करें या ना करें? तो इन सब के संदर्भ में आपके क्या विचार रहेंगे? हाँ, इसमें सर मेरा ऐसा मानना है कि कुछ बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हम 12th के बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करना चाहिए। मेरा स्टैंड इसमें ये है कि अ, ग्रेजुएशन करने के बाद ही स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे को 12th में ये पता है कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, तो इट इज़ वेरी गुड क्योंकि उसका जो एम है, वो सिविल सेवा के प्रति है। उसका फ़ोकस है, वो डाइवर्स नहीं है। उसको पता है कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, इट इज़ वेरी गुड। उसके बाद में उसे जो ग्रेजुएशन है, उसमें जो सब्जेक्ट है, वो अच्छे से पढ़ने चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिविल सेवा में सभी सब्जेक्ट आते हैं। तो आप जिस भी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके अलावा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस दौरान हम ये कर सकते हैं कि जो एनसीईआरटीज़ आती है, उनको फ़ॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटीज़ को पढ़ सकते हैं, जिससे हमारा एक बेसिक है, वो अच्छा हो जाएगा। जो एनालिटिकल अप्रोच है, वो हमारी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। वो किया जा सकता है। उसके बाद में जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और हमारी एज भी 21 साल के करीब-करीब हो जाती है और सिविल सेवा का जो फॉर्म है, फिल करने के लिए 21 ईयर एज है वो मैंडेटरी है। उसके पश्चात हमें एकदम फ़ोकस्ड मैनर में हमें सिविल सेवा की प्रिपरेशन है स्टार्ट कर देनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ है, उसपे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए और डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी, यहाँ पे जो कीवर्ड है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के साथ अगर अपन तैयारी करते हैं तो ईज़ी वे में सिविल सेवा का एग्ज़ाम हो जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी नहीं रही तो फिर थोड़ा चैलेंजिंग होता है। सर, तैयारी के संदर्भ में एक और प्रश्न उठता है, वह है माध्यम का। तो सर आपसे मेरा प्रश्न यह है कि आरपीएससी, सीएससी में हिंदी, अंग्रेजी माध्यम में चयनित अभ्यर्थियों का क्या अनुपात रहा है? और आपके अनुसार से माध्यम का सिलेक्शन पर कितना प्रभाव होता है? इसमें मैं अगर आरपीएससी के बारे में अगर बात करूँ तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो मीडियम है, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है, वो हिंदी में भी अवेलेबल हो जाता है और इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाता है। तो अगर अपन राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, तो उनमें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब यूपीएससी की बात करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि थोड़ा अगर हिंदी मीडियम से है, तो मटेरियल की प्रॉब्लम होती है। बाकी स्पेसिफिक व्यू नहीं होता कि आप अगर यूपीएससी का दे रहे हो, तो आपके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा मटेरियल की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पे मटेरियल की कोई दुविधा होती नहीं है। जी सर, मेरा अगला प्रश्न वर्तमान प्रासंगिकता से संबंधित है। हाल ही के समय में हम देखते हैं कि कैसे ओलंपिक खेलों के जब समापन हो रहे थे, तो जो हमारी अंक तालिका में भारत राष्ट्र की जो संख्या थी, वह कहीं न कहीं पिछड़ी थी, जबकि हमारी आबादी अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ओलंपिक के खेलों में और अन्य खेलों में भी वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से हम पीछे हैं। तो एज़ अ सिविल सर्वेंट आपके क्या इस पे सुझाव रहेंगे और आप क्या प्रयास करना चाहेंगे खेलों के संदर्भ में? जी। सर मैं अगर सिविल सेवक के रूप में अगर कहूँ, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ करने की संभावनाएँ नहीं होती। बट अगर मेरे से अगर कोई सुझाव माँगे, तो मुझे ये लगता है कि अपनी जो सोसाइटी है इंडिया में, उसमें जो अभी एमएस धोनी की जो एक मूवी आई थी बायोग्राफी, उसमें ये एक कोट था कि खेलोगे, कूदोगे तो होंगे खराब और पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये एक अवधारणा है, इसको हमें चेंज करना होगा। इसकी जगह हमें ये अवधारणा लानी होगी कि पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। इस अवधारणा को हमें इम्पोज़ करना होगा। उसके अलावा ओलंपिक की अगर स्पेसिफिक बात करें, तो ओलंपिक में मेडल भारत के कम आने के पीछे ये वजह हो सकती है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, वो थोड़ा अच्छा नहीं है और जो खिलाड़ी है, उनको अच्छे कोचेज़ हैं वो उपलब्ध नहीं होते क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स एंड योगा पढ़ते हैं, तो स्पोर्ट्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो प्रति खिलाड़ी जो खर्च है,
वो यूएसए जैसे कंट्रीज है, उनमें एक खिलाड़ी पे पर डे ₹25 खर्च होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इंडिया में पॉइंट 03 पैसे है वो खर्च होते हैं। तो कहीं न कहीं अपन बहुत पीछे हैं उस मामले में। अगर इसको खर्च को अगर बजट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसके अलावा जो समाज की जो अवधारणा है उसको चेंज करके और खिलाड़ियों को जब अपन इस बार जो ओलंपिक था उसमें सबसे ज़्यादा मेडल है वो भारत में लाए हैं अब तक के। तो कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलेगा खिलाड़ियों को और उससे आगे जाने की एक प्रेरणा मिलेगी। और खिलाड़ियों को गाँवों में तैयार करना होगा, गाँवों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो गाँव के जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ने की क्षमता है वो ज़्यादा रखते हैं। जी सर, जैसा अपॉर्च्युनिटी कि है आपने वो ब कम है। जी सर। तो सर जैसा कि आपने मानसिक अवधारणा की चर्चा की, तो सर इसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न है कि आज हम देख सकते हैं कि कैसे राजस्थान में महिला अशिक्षा एवं बाल विवाह की एक बहुत बड़ी समस्या दृष्टव्य है। तो सर आप सिविल जी, सेवा के एक अधिकारी के रूप में इस पर क्या प्रयास करना चाहेंगे? जी। अ, एक सिविल सेवक के रूप में अगर मेरा ये काम रहता है कि अगर कहीं पे बाल विवाह हो रहा है, तो अगर मेरा कोई क्षेत्र है वहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, तो मेरा काम ये होता है कि उसको रोकूँ और पारिवारिक जो समझाइश है, उसके माध्यम से उसको रोका जाए और उन्हें ये समझाया जाए कि जो आपका बेटा या बेटी है, उनको पढ़ने-लिखने की अपॉर्च्युनिटी दो, वो जीवन में कितने आगे जा सकते हैं, वो खेल में पदक ला सकते हैं, वो आरएएस बन सकते हैं, वो आईएएस बन सकते हैं और जो जीवन की अपॉर्च्युनिटी है उनका उनको खुले रूप से आप उनको यूज़ करने दें। दूसरा ऐज़ ए रोल मॉडल समाज में सोसाइटी में जो सिविल सेवक होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। तो जैसे मान लो मैं बीकानेर से हूँ, तो मुझे अगर कहा जाए कि बीकानेर के क्षेत्र में अगर आपको ये काम सौंपा जाए, तो आप क्या करोगे? तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइश करूँगा कि देखिए भाई साहब आप ये जो कर रहे हो, वो एक तो कानूनी रूप से गलत है। दूसरा नैतिक रूप से भी गलत है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे का या बच्ची का अगर शादी एक जो लोअर एज में कर रहे हो, तो ये उसके जीवन के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है और मैं इसका सबसे बड़ा विरोधी भी हूँ। तो मेरा ये स्टेप होगा कि लोगों को समझाऊँगा और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे बात करेंगे कि आप अपने क्षेत्र में ये सारी जो शादियाँ हो रही है ऐसी, रुकवाइए। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उनके बारे में अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएँगे और गाँव में ये अवधारणा रहती है कि आपका जब अगर बड़ा बेटा है, उसकी एज जैसे मान लो 22 साल हो गई है और उसका छोटा बच्चा है, उसकी एज 19 साल है। तो होता ये है कि उनको लगता है कि दोनों की शादी साथ में कर दें, तो खर्च कम आएगा। लेकिन मैं इस अवधारणा को गलत मानता हूँ, क्योंकि अगर आप 19 साल में उस बच्चे की शादी कर दोगे, तो वो अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी और जब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी, तो फिर सफलता की संभावनाएँ कम होगी। तो अगर उनको ये समझाया जाए कि आपका बच्चा आईएएस बन सकता है, अगर आप अभी इसकी शादी रोक दो या फिर इन सामाजिक जो बंधन है, इनमें बाँधने से रोक दो। तो लोगों को समझाना होगा, सबसे बड़ी है बात ये है कि लोगों के मन में बात बिठानी होगी कि ये गलत है। जी सर, जैसा कि आपने यहाँ पर अवधारणा की चर्चा की थी, यह अति सकारात्मक रूप से हम सबके समक्ष प्रस्तुत होता है। सर साथ ही अंततः मैं आपसे जानना चाहूँगा कि युवा अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनके उज्ज्वल भविष्य के संबंध में? जी। जो भी अभ्यर्थी गवर्नमेंट सर्विसेज़ की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए मेरा यही कहना है कि गुजराती में एक कहावत है, निशान चूके माफ़ है, पर माफ़ ने नीचो निशान। यानी अगर आपका निशान ऊँचा है, आप कुछ उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी आपको अगर वो आपका टारगेट आपको अचीव नहीं होता है, तो आप माफ़ हो। लेकिन अगर आपको आपका निशान ही नीचा है, तो वो माफ़ी योग्य नहीं है। अ, दूसरा मेरा सिविल सेवा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यही कहना है कि आपके मन में सपने होने चाहिए। जैसे मैं हमेशा ही जब प्रिपरेशन करता था, तो मेरा सपना यही था कि जब मैं आरएस बनूँगा तो मेरे लोग मेरा कितना मान-सम्मान करेंगे, सोसाइटी में मेरा मान-सम्मान होगा, जहाँ भी जाऊँगा सब कहेंगे आओ दिनेश जी बैठो और वहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा, सब लोग खड़े होके मेरा अभिवादन करेंगे। तो ये सारे जो सपने अगर अपने माइंड में होंगे, तो सपने अगर दिन में अपन देख रहे हैं, तो वो सपने अपने सोने नहीं देंगे। जब तक हम उन सपनों को साकार करने के लिए अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, तो सपने हमें आगे बढ़ने का जो एक प्रेरणा है, वो प्रदान करते हैं। दूसरा मैं सभी से ये कहना चाहूँगा
कि ज़िंदगी का अगर एन्जॉय करना है अच्छे से, तो आपके पास जो टाइम है, अभी जो यूथ एरा है, उसमें उस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना होगा। हमें यूँ लगता है कि हम अभी जब पढ़ने का समय है, उस दौरान अगर मज़े लेके सोशल मीडिया पे 2-4 फ़ोटो डाल के या फिर एक्स वाई ज़ेड जो भी कुछ करके हमें लगता है कि घूम-घाम के अपन ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, नहीं ले रहे। 28 साल या 29 साल की जब एज होगी तब पता चलेगा कि हम मज़े ले रहे थे या फिर अपने टाइम का जो वेस्टेज है वो कर रहे हैं। तो जब तक हमारे पास टाइम है और जब तक हमारा टारगेट जब अचीव नहीं हो जाता, तब तक हमें पूरा फ़ोकस्ड रहना चाहिए अपने टारगेट के प्रति और उस जब टारगेट अचीव हो जाता है, तो ज़िंदगी खूब लंबी है, एन्जॉय कीजिए। सिनेमा हॉल में जाइए, मूवी देखिए, सब कुछ कीजिए, जो आपको करना है, घूमिए, दुनिया घूमिए। तो मुझे यही लगता है कि आप अपना टारगेट अचीव कीजिए, उसके बाद में ज़िंदगी का एन्जॉय कीजिए। जी सर, यह संदेश अति प्रेरणादायी रहा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, हमें परीक्षा एवं जीवन संबंधी विभिन्न आयामों पर मार्गदर्शित किया। आशा करते हैं कि आपको भी यह साक्षात्कार परस्पर संवादात्मक लगा होगा। साथ ही हम सब यह कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप सफलता के अनेकों कीर्तिमान रचें। साथ ही हम सब चाहेंगे कि आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और हमें मार्गदर्शित करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने इस मंच पे मुझे जगह दी। जी, धन्यवाद सर। आभार। हाँ।